Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल 3 को ख़त्म किया था, बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड था, है ना. तो चलिए आप अब मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें हम बेसिकली पॉल्यूशन देखेंगे, एयर, वाटर और बाकी सब पॉल्यूशन, है ना. फिर इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है जैसे यूट्रोफिकेशन, बायो मैग्नीफिकेशन, बायो क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. तो बेसिक रहेगा, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं. तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम पॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. तो पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, है ना. जब हम एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, है ना, उसमें गंदे गंदे बेसिकली एलिमेंट्स डालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना. तो एयर जो है वो हार्म हो जाती है, राइट, इम्प्योर हो जाती है. तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. वाटर में जब हम गंदी गंदी चीज़ें डालते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो हम डाल रहे हैं ओशंस में, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है ना. तो उसको हम जब वाटर के नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, तो किसी भी चीज़ के जब हम नेचुरल स्टेट को ख़राब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. ठीक है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल की. तो एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो करते क्या हैं, क्यों एयर पॉल्यूशन एक ग्रेव कंसर्न है? बिकॉज एयर पॉल्यूटेंट्स दे रिड्यूस द ग्रोथ एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, है ना, एंड कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकालते हैं, और रात में क्या करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. तो ये साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है जब हम एयर में पॉल्यूटेंट्स को डाल देते हैं. ठीक है. तो उन क्रॉप्स की ग्रोथ और यील्ड पे भी फ़र्क पड़ता है ना. इनफैक्ट हम और क्या क्या हार्म हो सकते हैं? ऑब्वियसली हमारे हमारे ऊपर भी, ह्यूमंस के ऊपर भी कितना हार्म होता है. हमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं. अगर इन्वायरमेंट ख़राब है तो हमारी हेल्थ भी ख़राब रहती है ना. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स की. होता कहाँ से है? चिमनी से जो ये सब सिक्रीट होता है, व्हीकुलर पॉल्यूशन से जो सिक्रीट होते हैं, है ना. तो इन सब से एयर पॉल्यूट होती है. अब बात करते हैं कंट्रोल की. कंट्रोल कैसे हो सकता है? ये जो यहाँ से ये जो निकल रहा है, ये जो चिमनी से निकल रहा है ये धुआं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं ये जो निकल रहा है इसमें से पॉल्यूटेंट्स ना निकलें? ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? इसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटर्स. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इन गैसेस को प्यूरीफाई करने के लिए. तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो गैस निकल रही है ना, जो पॉल्यूटेंट निकल रही है, तो उसमें लाइम छिड़क देते हैं इस टाइप से. किसी में लाइम छिड़क देते हैं तो जो है लाइम इसके साथ रिएक्ट करके इसको लिक्विड बना देता है और वो नीचे सेटल हो जाता है. तो जो कि एयर वापस जाती है ऊपर, वो प्यूरिफाइड एयर होती है. ठीक है. इस टाइप से करते हैं. इसको बोलते हैं स्क्रबर. सॉरी, ये वाला जो मैंने बताया इसको बोलते हैं स्क्रबर, है ना. प्रेसिपिटेटर क्या करता है? बेसिकली इसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो, इसको सेम मेथड होता है प्रेसिपिटेटर का भी, है ना. उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं, जिस वजह से जो बेकार गैसेज हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं. ठीक है. इस टाइप से एक है इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेटर, दूसरा स्क्रबर. स्क्रबर क्या करता है? गैसेस को रिमूव करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना. तो इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट को हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं. बेसिकली यहाँ से स्प्रे कर देते हैं लाइम वाटर, गैसेस जहाँ से निकल रही होती है ना वहाँ से. तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो लाइम के साथ रिएक्ट करके नीचे सेटल डाउन हो जाती है ना. फिर PM2.5 जो है, जो व्हीकल से एमिट होता है, इट कॉजेज अ ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, है ना. और इसका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? ऑटोमोबाइल्स, है ना. ऑटोमोबाइल से मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटलीस्ट मेट्रोज़ में तो मेजर जो पॉल्यूशन है वो किससे होता है? ऑटोमोबाइल से होता है ना. तो हमको इससे क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी रिसेंटली आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी आई है ना. तो व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी क्या करती है? जो ओल्ड व्हीकल्स होंगे ना, उसको स्क्रैप करने की बात करती है. कि भाई इंडिविजुअल, अगर आपके पास मान लो गाड़ी है, तो आप 20 साल में आपको उसका फिर से फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा. और फिटनेस टेस्ट करवाओगे आप, अगर उसमें पास हुआ तभी आपको रोड पे चलाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं चलाने को मिलेगा.
और इस फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, इस फिटनेस टेस्ट में बेसिकली आपकी जो गाड़ी पॉल्यूटेंट्स एमिट कर रही है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है कि ऑड एंड इवन वाला एक और मेथड है जिसमें केजरीवाल जी ने लगाया था, है ना, ऑड इवन मेथड की, एक दिन ऑड चलेगी एक दिन इवन चलेगी, ताकि कम व्हीकल्स चलें किसी पर्टिकुलर डे पे और पॉल्यूशन कम हो, है ना। फिर हम प्रॉपर अगर हम अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराते रहते हैं, है ना, इंजन ऑयल चेंज करवाते रहते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन कम होता है ना। तो प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो अभी आपने देखा होगा कि भाई इंडिया में बेसिकली BS6 डायरेक्ट आ रहा है ना, BS5 को स्किप करके BS6 डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है ना। ये व्हीकुलर एमिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमको BS6 लाना ही पड़ेगा, है ना। तो BS6 इज़ बेसिकली यूरो 6 पे काम करता है ना। तो बाहर तो वैसे ही आ चुका है ये यूरो वाले नाम, हमारे अभी इंडिया में अभी आ रहे हैं ना। तो इसमें बेसिकली जो सल्फ़र है ना, उसको 10 ppm तक रिड्यूस करने की बात की गई है ना। और जो नाइट्रोजन नॉक्स वगैरह हैं उसको 70% रिड्यूस करने की बात की गई है। तो अगर ये सिस्टम इसमें आ गए, अगर ये बेसिकली BS6 वाले सिस्टम गाड़ियों में आ गए, तो इतना सेल्फ पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें से जो पॉल्यूशन होता है वो बेसिकली किससे होता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, है ना। इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये सिस्टम से ऐसा करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि इसमें से क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये लोग कन्वर्ट हो जाए, है ना। और जो नॉक्स है, नॉक्स बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से पॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मोस्ट व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ अनलेडेड पेट्रोल। और ये जो काम करता है वो कौन होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, इस टाइप का होता है ना। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ये करता है, ये जो ऑक्सीडाइज बता रहा हूँ ना मैं, ये कौन करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे एक्ट्स हैं, एयर प्रिवेंशन एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, है ना, जो 1981 में आया था। फिर उसको अमेंड किया गया 1987 में, और नॉइज़ को भी एक एयर पॉल्यूटेंट इसमें इंक्लूड किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि नॉइज़ इज़ ऑल्सो एन एयर पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये जनरली हमको लगेगा नहीं, अगर हम क्वेश्चन आ जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एयर पॉल्यूटेंट, जो उसमें नॉइज़ लिखा हुआ, हम बोलेंगे नॉइज़ कहाँ एयर पॉल्यूटेंट है, गैसेज होती हैं एयर पॉल्यूशन तो गैसेज कॉज करती है ना। तो जनरली हम नहीं मारेंगे, बट आपको याद रखना है कि नॉइज़ इज़ ऑल्सो एन एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। अनडिज़ायरेबल हाई नॉइज़ ऑल्सो अफेक्ट्स सर ईयर ड्रम्स को अफेक्ट करती है ना, और हमारे साइकोलॉजिकल और मेंटली भी हमको डिस्टर्ब करती है ना। तो ये डिसऑर्डर्स भी ह्यूमंस को होते हैं। और क्या क्या होता है नॉइज़ से, नींद नहीं आती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, तो स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा, बहुत लाउड म्यूज़िक आप सुनोगे तो उसमें स्ट्रेस आता है दिमाग पे, है ना। तो ये सब नॉइज़ के इफेक्ट्स हैं। कंट्रोल की अगर बात करें तो हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे साउंड एब्जॉर्बिंग विंडोज़ होती है ना, तो जो घर में बात हो रही होती है तो वो बाहर नहीं जाती है। तो साउंड एब्जॉर्बिंग विंडोज़ होती हैं, है ना। लाउड स्पीकर का टाइम लिमिट हो सकता है, जैसे अभी शादियों में ऐसा बोला जाता है कि भाई 10 बजे तक ही अलाउड है बस, है ना, इसके बाद आपको बजाने का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स किस लिए हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। उसके बाद एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो व्हीकल से जो एयर व्हीकल से जो पॉल्यूशन एमिट हो रहा है, जो व्हीकल से जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक केस स्टडी देखते हैं दिल्ली की, ठीक है। तो दिल्ली में क्या किया गया भाई, इसको रिमूव करने के लिए, पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए CNG व्हीकल्स को प्रमोट किया गया, है ना। CNG व्हीकल्स बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जो पेट्रोल वाले व्हीकल्स हैं और डीजल वाले व्हीकल्स हैं वो कम से कम रन करें, ठीक है। अब दूसरा हमको ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई CNG बेटर क्यों है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये बता देता हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेसिकली इट इज़ मेड ऑफ मीथेन, है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसमें से क्या निकलता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, और कोई पॉल्यूटेंट इसमें से निकलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है। तो CNG बेटर क्यों है, पहली बात तो CNG बेटर क्यों है, तो CNG का देखो, CNG जो है वो जलता अच्छे से है ना, कंबशन उसका अच्छे से होता है, इट बर्न्स एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल एंड डीजल में से एग्जॉस्ट क्यों निकलता है, क्योंकि वो अच्छे से जल नहीं पाते हैं, तभी तो हम बोलते हैं दीज आर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। जल नहीं पाता है अच्छे से पेट्रोल और डीजल, बट CNG बहुत अच्छे से जलता है ना। तो इसीलिए इससे कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है, कोई अनबर्न चीज़ नहीं रहती। जैसे पेट्रोल में अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं ना, वैसे CNG में कुछ अनबर्न नहीं रहता है, ठीक है। CNG चीपर भी है, सस्ता मिलता है ना, पेट्रोल डीजल से। और भाई इसको चोरी वोरी नहीं हो सकती, जैसे पेट्रोल वगैरह की तो चोरी हो जाती है ना, बट इसमें आप चोरी नहीं कर सकते गैस की, ठीक है। तो ये सब है मेन प्रॉब्लम। CNG हम क्यों नहीं, अब अगर CNG इतना बेनिफिशियल है तो इंडिया में हर जगह CNG क्यों नहीं चल रहा है ना। वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि देखो पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल तो भाई हम वो पेट्रोल आप जाते हो फिलिंग स्टेशन पे भरवाने, तो वहाँ पे फिलिंग स्टेशन में वो पेट्रोल आता कहाँ से, लॉरीज आती हैं, लॉरी से पेट्रोल उनकी टंकी में डलता है, और फिर टंकी से आपके टंकी में डलता है, ठीक है। जो डिस्पेंसर्स होते हैं ना, जिससे वो लोग डालते हैं, वो बेसिकली नीचे अंडरग्राउंड उनका टैंक होता है जहाँ पे पेट्रोल स्टोर्ड रहता है ना।
वहाँ से वो लोग पेट्रोल निकाल के आपकी गाड़ी में भरते हैं। बट सीएनजी में ये जो पूरा पाइपलाइन ले करने वाला प्रॉब्लम है ना, अब गैस को हम ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो गैस के लिए हमको पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। अब पूरे इंडिया में पाइपलाइन बिछाना बहुत ही एक तो पैसे वाला काम है, दूसरा पॉलिटिकल विल भी चाहिए इसको करने के लिए। पूरी इंडिया में ऐसे करना, कोई स्कीम आनी चाहिए कि भाई अब से ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब जो चीज़ें, ये सब दिक्कत वाली हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैसे होंगे, हम इंश्योर कैसे करेंगे कि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिले, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो यूरो 3 नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूरो 3 आया था, यूरो 4 आया था, यूरो 6 आया था। तो बेसिकली जो हमारे BS4, BS3 और BS6 है ना, वो भी इन्हीं के एनालॉगी है बेसिकली, ठीक है। फिर बाहर यूरो चलता है, हमारे इंडिया में BS चलता है। तो यूरो 3 नॉर्म्स में क्या था कि जो सल्फ़र का कंसनट्रेशन है, जो सल्फ़र यहाँ से एमिट हो रहा था, उसका कंसनट्रेशन 350 ppm से रिड्यूस करके 150 ppm कर दिया गया है, ठीक है। वो था यूरो 3 में। यूरो 4 में इस 150 को रिड्यूस करके 50 ppm कर दिया, और यूरो 6 में इस 50 को रिड्यूस करके आप 10 ppm कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि BS6 में बेसिकली कितना है, BS6 है सेम एज़ यूरो 6, है ना। तो BS6 में कितना है, 10 ppm आप एमिट कर सकते हो सल्फर, ठीक है। फिर दूसरा था ऑड इवन स्कीम, जो मैंने बता दिया, एक दिन ऑड चलेगा एक दिन इवन चलेगा, इससे व्हीकलर जो ट्रैफिक है वो कम हुआ, है ना। फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, इसके लिए मैंने आपको बताया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो आई है अभी नई, है ना। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, लो सल्फर पेट्रोल, है ना। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ पूरे सिस्टम्स में चेंज करना, BS6 इंजन को यूज़ करना, है ना। तो ये सब जो है, ये सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम व्हीकल और पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे वाटर पॉल्यूशन को, तो उसके लिए एक एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, है ना। तो वाटर बेसिकली पॉल्यूट होता कहाँ से, तो वाटर बेसिकली आप देखो कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना जो गंदा जो भी इनका वाटर निकलता है वो सारा यहाँ पे डंप करती हैं, है ना, रिवर्स में डंप करती हैं। तो वाटर पॉल्यूशन बेसिकली यहाँ से ही होता है ना। और हम भी अपना एक्सक्रीटा वगैरह जो डंप करते हैं उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। तो जो डोमेस्टिक सीवेज है एज वेल एज इंडस्ट्रियल सीवेज जो है, इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम है, उन दोनों से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरी कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, है ना, हमारा एक्सक्रीटा दैट इज ऑर्गेनिक मैटर विच रेडिली डिकम्पोजेज थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स एंड हेंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सीवेज टू। तो हमारा जो एक्सक्रीटा है वो कौन डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं BOD। BOD इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मान लो एक पॉन्ड है ना, एक रिवर है, ठीक है। एक रिवर है, उसमें मछलियाँ रहती हैं, है ना, मछलियाँ रहती हैं, है ना। अब जब ये मछली मर जाती है, जब इस मछली की डेथ हो जाती है तो ये बॉटम में चली जाती हैं, है ना, और पॉन्ड के बॉटम में चली जाती हैं। तो ये जब बॉटम में जाती हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोज कौन करता है, इसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, फंगी, है ना। और इसको डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ठीक है। इसको डिकम्पोज करने में क्या यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन। तो जब ये बैक्टीरिया और फंगी इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और तभी ये डिकम्पोज कर पाते हैं। तो ये जितना ऑक्सीजन इनको चाहिए होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब बैक्टीरिया जो कि हमारे बायोलॉजिकल एंटिटी हैं, उनको कितना ऑक्सीजन डिमांड हो रहा है इसको डिकम्पोज करने में, डेड मैटर को डिकम्पोज करने में, जो मरीन डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिकम्पोज करने में, ठीक है। तो अदर दूसरे तरीक़ों से, ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया, बाकी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। सिंपल यही समझाया मैंने। जो फिश मर गई उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर में, है ना। तो पर लीटर ऑफ वाटर हमको कितने मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, उससे हम मेजर करते हैं BOD। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये BOD, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है, अब ये क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई आर वी रीडिंग BOD, है ना। तो देखो जो पॉन्ड हमने बनाया था, ठीक है, जो हमने पॉन्ड बनाया था उसमें फ़िश मर गई, है ना। फ़िश मर गई, फ़िश कब मरेगी, आप बताओ मेरे को, फ़िश कब मरेगी, नॉर्मल तो मरेगी नहीं अपने आप से। जब वाटर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वाटर में, तभी ये सब मरीन ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, और मरीन ऑर्गेनिजम्स मर के नीचे आएंगे, और फिर बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वाटर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये मरीन जो लाइफ है वो ज़्यादा मरीन लाइफ ज़्यादा मरेंगी, और मरीन लाइफ अगर ज़्यादा मरेंगी तो ऑक्सीजन, तो जो बैक्टीरिया है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज, मतलब
बैक्टीरिया का जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का इसको डिकम्पोज करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा, है ना। मान लो पहले एक फ़िश मर रही थी, अब पॉल्यूशन बढ़ गया तो 3 फिश मर रही हैं, है ना। एक फ़िश को डिकम्पोज करने के लिए लेट्स से 2 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है ना, तो बाकी तीन को करने के लिए 2 to 2 लगेगा, तो 6 यूनिट चाहिए। तो पॉल्यूशन अगर बढ़ा तो ज़्यादा मरीन ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, ज़्यादा मरीन ऑर्गेनिजम्स मरेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा इनको डिकम्पोज करने के लिए, तो क्या होगा, हमारा BOD जो होगा, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा, है ना। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है किसी वाटर बॉडी का, तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि वो वाटर बहुत पॉल्यूटेड है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ BOD, हायर द BOD लोअर इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन। समझ में आ रहा, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन कम है, पानी में ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, तभी तो बैक्टीरिया को बाहर का ऑक्सीजन चाहिए, है ना, डिकम्पोज करने के लिए। तभी रिक्वायरमेंट कब आएगा ऑक्सीजन का, जब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, तभी तो आएगा। तो ये जो BOD होता है ये एक्सटर्नल ऑक्सीजन को मेजर करता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना और ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड BOD। तो हायर द BOD लोअर इज अ डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना। तो जो वाटर पॉल्यूटेड बॉडीज़ होती हैं उनका BOD जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ये आपको याद रखना है। सिंस BOD इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ओनली, इट इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड फॉर मेजरिंग वाटर पॉल्यूशन। देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि वाटर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा, है ना, तो BOD ज़्यादा लगेगा, बट ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हम क्या मेजर कर रहे हैं, इसमें हम ये मेजर कर रहे हैं कि भाई जो ये ऑर्गेनिक मैटर मरा है ना, ये जो ऑर्गेनिक मैटर फिशेस वगैरह मरी हैं उनका डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन कितनी लग रही है ना। बट हम ओवरऑल मेजर थोड़ी कर रहे हैं इसको, है ना, ओवरऑल मेजर नहीं हो रहा है, ओवरऑल पॉल्यूशन मेजर हो रहा है, कैसे ओवरऑल पॉल्यूशन मेजर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ को मेजर कर रहा है ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ प्रॉब्लम हुई है उसको मेजर कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ऑर्गेनिक कुछ कुछ मछलियाँ पॉल्यूटेड वाटर्स में भी रह लेती हैं, है ना, तो वो तो नहीं मरेंगी, तो इससे क्या हम वाटर पॉल्यूशन को मेजर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, बट एब्सोल्यूट मेजर हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वाला मटेरियल होता है और इसमें दोनों होता है, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर भी होता है, ठीक है। तो इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर सैंपल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक सैंपल्स हैं और इनऑर्गेनिक सैंपल्स हैं दोनों के लिए होता है, और ऑर्गेनिक में भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों इंक्लूडेड रहता है। तो मतलब ये जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, दिस इज़ अ बेटर इंडिकेटर फॉर मेजरिंग वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि ये सब चीज़ मेजर कर रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे ऑक्सीडाइजेबल हो, चाहे ऑर्गेनिक में चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, सबको मेजर कर रहा है। जबकि ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये किसको मेजर कर रहा है, ये सिर्फ उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जो डिग्रेड हो सकती है। अब फिश की जो डेड बॉडी है वो डिग्रेड हो सकती है, तभी तो आप ये मेजर करोगे ना ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया कितना रिक्वायर कर रहा है। अगर ये डिग्रेड हो ही नहीं पाएगी तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ वही मेजर कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, जो नहीं है हम वो मेजर नहीं कर पा रहे। उसको मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आया। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ये सब कुछ मेजर करता है, COD सब कुछ मेजर करता है, और BOD क्या है, BOD सिर्फ बायोलॉजिकल मटेरियल वाले उसको मेजर करता है। दोनों में हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि क्या बेटर इंडिकेटर है वाटर पॉल्यूशन का, COD या फिर BOD, तो क्या बोलोगे, इट इज़ COD, है ना। COD इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।